हेलो बच्चों। जैसे कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 4 आज हम फिर से पढ़ाने जा रहे हैं। 3 लेक्चर तक हम पढ़ा चुके थे, जिसमें लेक्चर 1 में आप लोग को पता होगा, सब देख लीजिएगा। इसमें लेक्चर नंबर 1 में मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ाए थे, लेक्चर नंबर 2 में मैग्नेटिक फ्लक्स से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन थे, लेक्चर नंबर 3 में भी कुछ थे और फैराडेज लॉ लेक्चर नंबर 3 में ही हुआ था, फर्स्ट लॉ। और आज हम इस ये क्वेश्चन है, आपको याद होगा कि ये क्वेश्चन हम होमवर्क दिए थे लेक्चर नंबर 3 में ना, बहुत सारे बच्चे किए होंगे या नहीं किए होंगे, तो मैं इस क्वेश्चन को मैं करने जा रहा हूं। और उसके बाद फिर मैं लेक्चर नंबर 4 में ही, जो ये लेक्चर नंबर 4 है, इसी में ही हम फैराडेज का सेकेंड लॉ और उस पर कुछ क्वेश्चन करके फिर हम आगे बढ़ेंगे मोशनल ईएमएफ की तरफ। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, है ना, वीडियो अच्छे से देखेंगे, स्लो करके देखेंगे। अगर जहां तेज होगा स्लो कर देंगे, जहां स्लो होगा वहां फास्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा। इसका साइड शायद नहीं दिए थे क्या? साइड कुछ मान लीजिएगा अपने से, लेंथ एल इसका मान लीजिएगा, स्क्वायर लूप है ना, ये स्क्वायर लूप है ऐसा। अगर ये स्क्वायर लूप है, साइड इसका लेंथ एल है, तो बोल रहा है कि इफ लूप कम्स आउट फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड, है ना, बोला है कि लूप जो है मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ जाए, तो देन फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन लूप। बोला है कि इस लूप में कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। तो बच्चा एकदम सिंपल सी बात है, इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर पूछ रहा है कि कितना होगा पूरे प्रोसेस में, है ना, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? जब ये टाइम पर डिपेंड कर जाएगा यार। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेगा, इसका कुछ जो इफेक्टिव एरिया होगा जो मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर, जो अभी पूरा एरिया है, ये जैसे जैसे बाहर की तरफ आएगा वो एरिया घट रहा होगा, क्योंकि पूरा लूप बाहर की तरफ जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से। तो मैं अगर ये देखूं कि इस लूप का टी टाइम बाद कितना पार्ट अंदर है, कितना एरिया अंदर है, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा टी टाइम बाद ऐसा। और ये भी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा होगा और भी यहाँ पर कांस्टेंट है। तो अगर ये कांस्टेंट है तो टी टाइम बाद अगर मैं देखूं कि ये जो मैं फिगर बना रहा हूं, अगर ये आफ्टर टाइम टी, अगर आफ्टर टाइम टी की मैं बात करूं, तो ये जो लेंथ हो जाएगा वो vt हो जाएगा बच्चा, क्योंकि v स्पीड से आगे बढ़ रहा है। अगर ये v स्पीड से आगे बढ़ रहा है तो ये लेंथ हो जाएगा vt। टोटल कितना था? लेंथ l था। तो ये जो पार्ट बचेगा यही ना इफेक्टिव एरिया होगा उस समय टी टाइम बाद जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा। बात समझ नहीं, वो ये चेंज होने का रेट हम निकालेंगे यहाँ से। तो हम अगर इस समय देखेंगे कि फ्लक्स यहाँ से कितना पास कर रहा है, तो हम इधर सॉल्यूशन कर दें, इसी में सॉल्व कर दें इस क्वेश्चन को। देखो, अगर हम लिखे इस लूप जैसे जैसे आगे आ रहा होगा, तो मैं लिखूंगी अगर इफ, है ना, या फिर ऐसे लिखें कि फ्लक्स आफ्टर टाइम टी, फ्लक्स आफ्टर टाइम टी टाइम बाद यहां से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा, तो हम लिखेंगे 5 बराबर b इंटू ए। बी क्या है? b तो कांस्टेंट है, ए क्या होगा बच्चा? b इंटू ए, एरिया मतलब ये, और इसका ये वाला पार्ट जो है टोटल था लेंथ l, और लेंथ l में से ये vt बाहर आ चुका है, तो बचा कितना बच्चा? l माइनस vt इंटू ये वाला पार्ट है l। तो ये जो होगा ये फ्लक्स उस समय टी टाइम बाद होगा। तो हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं फ्लक्स जो है वो टाइम पर डिपेंड कर गया है। तो फ्लक्स की वैल्यू जो हो वो कितना है? बी एल स्क्वायर माइनस बी भी एल इंटू टी। देखो, बी भी एल इंटू टी माइनस बी एल स्क्वायर, ये है फ्लक्स। ठीक है, टाइम टी बाद। तो अगर हम बोले कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बताइए, तो इसी टाइम फ्लक्स का हम लोग क्या कर देंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ निकाल देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ई इंड्यूस जो हमसे पहला क्वेश्चन पूछा था, ये हो जाएगा सर माइनस में डी फाई बाई डी टी। मैग्नीट्यूड भी आप ले सकते हैं और वैसे भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो माइनस में डी डी टी, इसका डिफ्रेंशिएशन आप करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम करते रहे कि ई इंड्यूस्ड की जो वैल्यू होगी वो माइनस डी डी टी ऑफ फाई, मैग्नेटिक फ्लक्स है सर बी एल स्क्वायर माइनस बी भी एल इंटू टी। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 0 और इसका डिफरेंशिएशन होगा टाइम के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 1, तो बचेगा बी भी एल। तो ई इंड्यूस्ड की जो वैल्यू आ गई ना, ई इंड्यूस्ड की जो वैल्यू है बच्चा, वो हमारे क्वेश्चन में आ गया बी भी एल, ये वैल्यू आएगा। ओके, बी भी एल ई इंड्यूस्ड आ रहा है। दूसरा बोल रहा है कि आई इंड्यूस्ड बताइए। अगर ई इंड्यूस्ड आ गया है बच्चा, तो आई इंड्यूस्ड तो अपने आप निकल जाएगा ना। आई इंड्यूस्ड तो हो जाएगा कितना? बी भी एल बाई आर, जो कि कांस्टेंट आ रहा है। देखो, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट। फ्लक्स टाइम पे डिपेंड किया था। अगर इसमें फाई वर्सेस टी का ग्राफ पूछा होता
कि इस समय जब ये 5 वर्सेस टी का ग्राफ बनाइए तो हम लोग 5 वर्सेस टी का ग्राफ कैसे बनाते हैं भाई, इनिशियल फ्लक्स मतलब t इक्वल टू 0 पर जब t इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो इनिशियल फ्लक्स की वैल्यू मिलती है bl स्क्वायर। तो सर ये होता है bl स्क्वायर और यहां से फ्लक्स इस तरीके से चलता है ना, किसी टाइम पर ये फ्लक्स 0 भी हो जाता तो इस तरीके से फ्लक्स का ग्राफ होता। अगर हमसे पूछता कि नहीं ई इंड्यूस्ड वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाइए तो ई इंड्यूस्ड वर्सेस टाइम का ग्राफ तो पूरे मोशन में पूरे टाइम के लिए कांस्टेंट हो जाता, बात समझ रहे हो। और दूसरा अगर आई इंड्यूस्ड के पूछता तो यही हो जाता, थोड़ा सा वो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि ऊपर बनेगा कि नीचे, लेकिन ग्राफ ऐसे बनेगा। और तीसरा क्वेश्चन देखो पूछा है टोटल चार्ज फ्लोन थ्रू लूप, टोटल चार्ज फ्लोन थ्रू लूप। तो चार्ज के लिए तो हमने बहुत सारे तरीका बताया था यार, करंट निकाल के आईडीटी करने के लिए हमने बताया था, या फिर बहुत सारा तरीका था है ना। जैसे करंट हमको मिल गया, लेकिन इसको हमें फिर आईडीटी करके इसको इंटीग्रेट करेगा, जीरो से कितने टाइम में बाहर आ गया है ना। 2-3 तरीका है करने का, हम देखो करके दिखा रहे हैं आप लोग को। लेकिन फिलहाल सबसे बढ़िया तरीका जो हमने आपको सिखाया था चार्ज फ्लो का, वो क्या था कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन में रेजिस्टेंस। ये नहीं सिखाया था हमने कि सर जो चार्ज अगर कभी पूछा कि मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो रहा होगा किसी लूप से, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो रहा होगा किसी लूप से, तो उस लूप से टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया होगा, तो हम उस चार्ज की वैल्यू लिखते थे Q बराबर डेल्टा फाई बाई आर। याद है आपको? और डेल्टा फाई की वैल्यू हम लिखते थे फाई 1 माइनस फाई 2 बाई आर। बस अब तब लिख दीजिए सर चार्ज कितना फ्लो हुआ होगा। फाई 1 मतलब इनिशियल फ्लक्स, फाई 1 मतलब इनिशियल फ्लक्स जब ये पूरा इसके अंदर रहा होगा तो इनिशियल फ्लक्स होगा सर bl स्क्वायर माइनस फाइनल होगा 0 अपॉन r। ये आंसर हो गया सर, तो यही आंसर आएगा। आप दूसरे तरीके से भी कर लेंगे, यही आंसर आएगा। कैसे देखो कैसे। और अगर मुझे मतलब मैं सोचता कि नहीं दूसरे तरीके से करेंगे तो सर आई इंड्यूस्ड की वैल्यू आई थी ना, उसमें सर्किट में जो लूप है उसमें आई इंड्यूस्ड निकाले थे हम, आई इंड्यूस्ड की वैल्यू थी bvl बाई r। अब देखो अगर हम बोलते कि सर ये करंट कांस्टेंट करंट है, तो अगर हम ये पता कर लें कि कितने टाइम में ये निकल गया था बाहर, उतने टाइम का हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो चार्ज नहीं मिल पाएगा। तो बताओ लेंथ कितना था, लेंथ कितना था l, स्पीड कितना था v, तो कितने टाइम में बाहर चला गया होगा l बाई v। तो अगर हम चार्ज पूछ दें कि भाई कितना होगा तो b v l बाई r इंटू l बाई v टाइम में बाहर चला गया था, तो सर ये चार्ज होगा करंट इंटू टाइम, तो v से v कट गया तो आंसर होगा bl स्क्वायर बाई r। तो देखो ऐसे भी आ गया, ऐसे भी आ गया, आपको जैसे करना है वैसे समझ में आना, बस समझ में आना चाहिए कि तरीका क्या है, ठीक है। तो ये हो गया टोटल चार्ज फ्लोन थ्रू लूप। टोटल हीट लॉस पूछ दिया। आप होमवर्क किए होंगे, अगर क्वेश्चन देखे होंगे, वीडियो देखे होंगे तो क्वेश्चन लास्ट में ट्राई किए होंगे कि हीट लॉस कैसे निकालेंगे, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी जब हमने पढ़ाया था तो इसमें हीट लॉस पढ़ाया था कि किसी लूप में अगर करंट चल रहा होगा है ना, तो अगर हीट लॉस पूछेगा तो हम लिख देंगे टोटल हीट लॉस पूछा है पूरे टाइम के लिए, तो सिंपल सा आंसर लिख देंगे सर हीट लॉस इक्वल टू, फार्मूला क्या होता था याद है आपको, आई स्क्वायर आर टी। क्या होता था? आई स्क्वायर आर टी। तो आई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं सर, तो हो जाएगा सर बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये हो गया आई स्क्वायर, आर हो गया आर इंटू टी, मतलब पूरे टाइम के लिए पूछ रहा था, जितने टाइम में बाहर निकल गया पूरा टाइम कितना हो जाएगा बच्चा, एल बाई वी। तो आपका आप देख रहे होंगे कि v से v कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो जो टोटल हीट लॉस आएगा वो b स्क्वायर v l क्यूब अपॉन में r। ये आंसर आएगा हीट लॉस। ओके, तो जिस तरीके का भी क्वेश्चन पूछेगा हम वैसे सोल्यूशन करेंगे। हम बहुत अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, आप बस देखते रहिएगा वीडियो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं बच्चा, आप इसको ट्राई कर लेना है ना। हम अब नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। नया कॉन्सेप्ट नहीं है, एक वही कॉन्सेप्ट है जो फैराडेज फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा था। फैराडेज फर्स्ट लॉ में हमने क्या पढ़ा था बताओ? फैराडेज फर्स्ट लॉ में बताया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड करंट इन द लूप, है ना। जो लिखे थे कि E इंड्यूस्ड इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, आपको याद होगा तो याद होगा। अब हम सेकेंड लॉ उस पर पढ़ने जा रहे हैं, फैराडेज सेकेंड लॉ। और आपको पता होगा कि फैराडेज सेकेंड लॉ क्या था, हमने बताया था, उनका नाम लिया था कि फैराडेज सेकेंड लॉ किस नाम से जाना जाता है, तो लेंज लॉ से नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है? लेंज लॉ से। तो देखो हम लिखने जा रहे हैं यहां पर कि फैराडेज
फैराडे सेकेंड लॉ, ठीक है, फैराडे सेकेंड लॉ, और इसको हम लोग लिखते हैं लेंजेस लॉ, फैराडे सेकेंड लॉ या लेंज लॉ, ठीक है। थोड़ा तो ठीक है बच्चा, हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं फैराडे सेकेंड लॉ या फिर लेंज लॉ, ठीक है। लेंज लॉ क्या है? जो लेंज लॉ है बच्चा, ये बात को बताते हैं कि जो भी हम फैराडे फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू माइनस d∅dt, उसमें जो माइनस साइन आया था वो क्या इंडिकेट कर रहा था। तो जो माइनस साइन आया था, आप हमको बताइए, उस दिन हमने बताया था कि जो E बराबर, हम थोड़ा सा आपको बता दें कि E इंड्यूस्ड बराबर जो लिखे थे माइनस में d∅dt, यहाँ पर जो माइनस साइन था ये माइनस अपोज दिखा रहा था। क्या दिखा रहा था? अपोज। किस चीज का अपोज? कि माइनस दिखा रहा था कि सर अगर किसी भी लूप में आप फ्लक्स का चेंज करेंगे, फ्लक्स को चेंज करिएगा तो उस फ्लक्स, उस लूप में इंड्यूस्ड होने वाला जो ईएमएफ होगा वो उस चेंजिंग फ्लक्स का अपोज करता है, फ्लक्स का नहीं, फ्लक्स में होने वाले चेंज का अपोज करता है ये इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसीलिए यहां पर माइनस साइन आ रहा था। माइनस साइन इसी बात को दिखा रहा था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है चेंज होने नहीं दे रहा है, फ्लक्स में किसी चेंज को होने नहीं दे रहा है, ठीक है। तो अच्छा, दूसरी बात यह है कि तब इसका मतलब तब ये किस तरीके से अपोज कर रहा है, वही बात लेंज बताए थे कि अपोज कर रहा है, ठीक है। तो अपोज में क्या कर रहा है? वो तो डायरेक्शन का अपोज कर, डायरेक्शन इससे बताया जाता है माइनस साइन से। देखो कैसे, जो इनका कहना था, पहले इनका स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। लेंज लॉ का स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट इनका यह है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, है ना, जब हम लिख रहे होंगे स्टेटमेंट तो आप इसको थोड़ा फास्ट कर लीजिएगा ना। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द डायरेक्शन ऑफ the direction of any magnetic induction, that is ये इनका स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द डायरेक्शन ऑफ एनी मैग्नेटिक इंडक्शन। अब मैग्नेटिक इंडक्शन क्या क्या होता है? मैग्नेटिक इंडक्शन में जैसे इंड्यूस्ड करंट होगा या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द डायरेक्शन ऑफ एनी मैग्नेटिक इंडक्शन इन अ क्लोज लूप इज सच एज इट ऑलवेज अपोज द कॉज ऑफ इट्स ओरिजिन। ये बोल रहा है, इनका जो लेंज लॉ है इनके अनुसार ये बात कर रहे हैं कि अगर किसी भी लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन आप दिखाना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से दिखाइए कि वो हमेशा जिस वजह से इंड्यूस्ड हुआ है ना, जिसकी वजह से वो इंड्यूस्ड हुआ है उसी का वो अपोज करेगा। बात बड़ा सिंपल है, जैसे होता नहीं है कि हमको जो जन्म दिया हम उसका अपोज कर रहे हैं, उसी का विरोध कर रहे हैं, जो हमको उत्पन्न कर रहा है, जो हमको चलाने की कोशिश कर रहे हैं हम उसका अपोज कर रहे हैं। बस बात इतनी सी है, मतलब ये नेचर के नियम भी है, आप जानते भी हैं सब लोग। तो बस इतनी सी बात आप समझिए कि अगर किसी भी लूप में अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज कर रहे होंगे तो उस लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट इस तरीके से चलेगा कि वो बदलने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करने लगेगा। क्यों? आपको पता है कि दुनिया का हर पार्टिकल रेस्ट में रहना चाहता है या फिर ड्यू टू इनर्शिया जिस स्टेट में उसी स्टेट में रहना चाहता है।
अगर फ्लक्स कांस्टेंट है, किसी लूप में फ्लक्स कांस्टेंट है, समझ रहे हो बात, ध्यान सुना, अगर किसी लूप में फ्लक्स कांस्टेंट है तो उस लूप में कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट है। तो जैसे ही आप फ्लक्स चेंज करेंगे ना, तब वो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा और उस फ्लक्स के चेंजिंग का अपोज करेगा। अगर आप फ्लक्स बढ़ा रहे होंगे तो फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा। अब किस तरीके से घटाएगा ये हम आने वाले समय बताएंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि अगर आप फ्लक्स में जो भी चेंजिंग करेंगे उसके अपोज में चलेगा कौन, इंड्यूस्ड करंट। बात समझ में आ रहा है। दूसरा ये, अब अच्छा ये भी देखो, अगर मान लो मैं बोलूं कि किसी लूप से जो मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है उसके बदलने का रेट कांस्टेंट हो जाए। बात समझ रहा हूं, मैं बोलूं कि किसी लूप से जो मैग्नेटिक फ्लक्स चल रहा है बच्चा, अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स का रेट कांस्टेंट हो जाए, मतलब d∅dt, ये इसको मैं बोल दूं 2 वेबर पर सेकेंड, ऐसे कांस्टेंट कर दूं अगर इसको, d∅dt = 2 वेबर पर सेकेंड, मतलब 2 वेबर हर सेकेंड में 2 वेबर का मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें से चेंज हो रहा है। तो अब जो इसमें इंड्यूस्ड करंट चलेगा उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी पता है, कांस्टेंट। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू भी कांस्टेंट हो जाएगी क्योंकि ये भी कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, इसके बढ़ने का रेट ना कांस्टेंट हो गया है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी या इंड्यूस्ड करंट भी वो कांस्टेंट रहेगा। अब इसको और तुम अगर बढ़ाने लगे, जैसे d∅dt, अगर इसको 2t करने लगे, अब ये टाइम के हिसाब से अगर रेट भी बढ़ रहा होगा, टाइम के हिसाब से रेट बढ़ रहा होगा, बढ़ने का रेट अगर ये बढ़ रहा है, तो अब इंड्यूस्ड करंट भी अपने हिसाब से बदलेगा। इंड्यूस्ड करंट फिर से अपने वैल्यू को बदलेगा क्योंकि अब तुम फ्लक्स का रेट ही बदल रहे हो, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड बदलने लगेगा, डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड अपना बदलने लगेगा वो, क्योंकि वो हमेशा इसका अपोज करेगा ना। जैसे अभी d∅dt की वैल्यू 0 है, t = 0 पर, 1 सेकंड पर इसका वैल्यू 2 है, 2 सेकंड पर इसका वैल्यू 4 है, 3 सेकंड पर इसका वैल्यू 6 है। इसी रेशियो में इंड्यूस्ड करंट भी चलेगा, 2 एंपियर, 4 एंपियर, 6 एंपियर, 8 एंपियर, वो भी बढ़ने लगेगा तुरंत, क्योंकि वो हमेशा इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना, जो ई इंड्यूस्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा d∅dt के, न कि फाई के। आई इंड्यूस्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, ये गलत बात है, ये नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंड्यूस्ड, ये अब बात ध्यान में रखिएगा। अभी हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, कुछ इस पे चर्चा करने जा रहे हैं, तो इस पे समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, बस पेशेंस बनाए रखिए। लिखा है ये नियम आप समझिए होंगे कि अगर किसी भी लूप में इंड्यूस्ड करंट हमेशा या इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा उस कॉज का अपोज करता है जिसकी वजह से वो क्या हुआ है, उत्पन्न हुआ है, जिसकी वजह से वो उसका क्या हुआ, ओरिजिन हुआ है। ठीक है, और ओरिजिन आप जानते हैं कैसे हुआ था, क्योंकि फैराडे का फर्स्ट लॉ में ओरिजिन कैसे हुआ था आपको पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स d∅dt पर डिपेंड करता है करंट। तो ठीक है, और एक इस पर एक इंपॉर्टेंट बात थोड़ा सा आप नोट करके लिख लीजिएगा, ये कि ये जो लेंज लॉ है, लेंज लॉ, ये डिपेंड्स ऑन या वर्क्स ऑन या डिपेंड्स ना लिखकर हम इसको बेस्ड लिख सकते हैं। लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन क्या, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, ये एनर्जी पर कंजर्व है। ठीक है, अब इस पे हम कुछ चर्चा करने जा रहे हैं, ध्यान से आप सीखिएगा। ठीक है, चर्चा इस बात पे करने जा रहे हैं कि अगर भाई ये मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करेगा या उस कॉज का अपोज करेगा जिसकी वजह से ये ओरिजिन हुआ है, तो अगर मैं बोलूं कि ये हमारा कोई क्लोज लूप है बच्चा, ये हमारा कोई क्लोज लूप है ना, और इसमें अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर की तरफ दे रहे, अच्छा क्रॉस बनाना मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं बस क्रॉस बनाने डॉट भी दे सकता था ना। मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर की तरफ है, इसका एरिया ए है, एरिया कांस्टेंट, और मैग्नेटिक फील्ड में बाहर दे दिया इंक्रीज करते हुए दे रहा हूं, बाहर नहीं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनसाइड है बट इंक्रीज करते हुए दे रहा हूं। आप बताइए कि इस लूप से फ्लक्स चेंज हो रहा है कि नहीं, फैराडेज फर्स्ट लॉ में हमने डिस्कशन कर चुका है, तो ये बताइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में तो क्या होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंजिंग हमने बताया था आपको कि मैग्नेटिक फ्लक्स अगर आपको चेंज करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स आपको चेंज करना है तो बी, ए और थीटा, इन तीनों में से कोई भी आप चेंज करिएगा, इन तीनों में से कोई भी चेंज करिएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आप चेंज कर रहे हैं तो फ्लक्स चेंज हो गया। अब फ्लक्स चेंज अगर हो रहा है
तो आप हमको बताइए कि इंड्यूस्ड करंट आएगा कि नहीं आएगा इसमें। क्लोज लूप है तो इंड्यूस्ड करंट आएगा। यहां तक तो समझ में आ रहा है सर, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड करंट आएगा। अब डायरेक्शन कैसे बताएंगे, इसके लिए हमको लेंज लॉ हमने पढ़ा है कैसे। अब देखो जैसे हम बताने जा रहे हैं वैसे ध्यान सुनना। मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इनसाइड। तो अंदर की तरफ, इस लूप में से अंदर की तरफ जो है मैग्नेटिक फ्लक्स आप ऐसे बोलेंगे कि इंक्रीज हो रहा है। इनसाइड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो इसमें जो इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा, इंड्यूस्ड करंट जो प्रोड्यूस होगा वो इस तरीके से चलेगा, इस तरीके से अपना डायरेक्शन सेट करेगा कि इस बढ़ते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स अपोज करेगा। अब हमको सर एक बात पता है कि किसी भी लूप में अगर हम करंट का डायरेक्शन अगर हम ऐसे बनाए, मान लो सपोज करें कि ये करंट का डायरेक्शन है, तो ये करंट इस लूप के अंदर जो मैं अपना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड कराएगा, ये करंट, वो करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ कराएगा, बाहर की तरफ। बात समझ रहे हो? इसका मतलब यहां पर कौन सा पोल बनेगा बच्चा, ये बाहर की तरफ कर रहा है ना, तो नॉर्थ पोल बन जाएगा। ऐसे ऐसे बनता है ना, ऐसे नॉर्थ पोल, ऐसे याद रखना। जब अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज हो, अगर हमारे हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज है तो हमको नॉर्थ पोल की तरह लगेगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से बाहर आते हुए नजर आएंगी। नजर क्या मतलब लगेंगी कि बाहर आ रहा है, ठीक है। और दूसरा, अगर मैं बोलूं कि इसी लूप में अगर करंट क्लॉकवाइज चलने लगा है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगा, इनसाइड। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। और यहां पर बनेगा बच्चा साउथ पोल, ऐसे। ये साउथ है, नॉर्थ है, याद रखिएगा। क्लॉकवाइज करंट अगर क्लॉकवाइज चला तो आप साउथ पोल आपको लगेगा, और साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटर करती है, अंदर जाती है। और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज हुआ एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो आपको वो नॉर्थ पोल की तरफ फील होगा, और नॉर्थ पोल अगर बना तो उस समय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आ रही होंगी, ऐसा होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं यहां पर अप्लाई करने जा रहा है कि सर मैग्नेटिक फील्ड यहां पर तो अंदर की तरफ बढ़ रहा है, जो दिया गया है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बाहर अंदर की तरफ है। तो जो हमारा इंड्यूस्ड करंट होगा इस लूप में चलेगा, वो इस तरीके से चलेगा कि वो अपना मैग्नेटिक फ्लक्स जो है बाहर की तरफ इंड्यूस कराएगा, तभी तो इसके अपोज करेगा, क्योंकि ये अंदर की तरफ ना बढ़ रहा है बच्चा। बात ध्यान सुनो, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है, तो ये भी अपना मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ इंड्यूस कराना चाहेगा, बाहर की तरफ। तो हम करंट अगर हम करंट ऐसे चला दिए होते, अगर हम इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू इस तरीके से चलाए होते, आप बताइए हमें कि क्या ये इंड्यूस्ड करंट अपना जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड का अपोज कर रहा है कि सपोर्ट कर रहा है? तो देखिए, इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो भी अंदर की तरफ है, और अंदर की तरफ ऑलरेडी बढ़ रहा था, और इसको ये बढ़ाने का काम कर दिया है, तो गलत हो गया है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन आप इस तरीके से लेंगे, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज अगर लेंगे करंट का डायरेक्शन, तो अगर ये करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो ये देखो बाहर की तरफ अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। आप किधर की तरफ बढ़ा लेते हैं, अंदर की तरफ, तो ये जितना तेज तुम बढ़ाओगे उतना ही तेज ये बाहर की तरफ बढ़ाएगा। बात समझ रहे हो? ऐसे ही अगर मैं दूसरा क्वेश्चन, इसको भी नोट कर लीजिएगा, इसको नोट करिए थोड़ा सा, तो मैं आगे बढ़ूं। लेकिन इसी में अगर मैं एक और क्वेश्चन ऐसे सोचूं कि बच्चा ये लूप है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, आप बताइएगा करंट डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ही है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लेकिन इस बार जो है ना वो घट रही है, टाइम के हिसाब से घट रही है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू टाइम के हिसाब से घट रही है। अब आप बताइए कि जो करंट का डायरेक्शन होगा, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन वो किधर होगा, क्या क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा? तो अगर सर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अभी भी अंदर ही है लेकिन वो वैल्यू घटने लगी, जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू घटने लगा या मैग्नेटिक फ्लक्स इससे जितना भी होगा क्लोज्ड, वो अगर घटने लगे तो उसको बढ़ाने के लिए इस बार करंट क्या, देखो घट रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू घट रहा है, तो इसके अपोज में चलेगा, मतलब इसको बढ़ाने का काम करेगा। अब इसको बढ़ाने का काम करेगा, इसलिए करंट उसका सपोर्ट कर देगा क्या, क्लॉकवाइज में, ऐसे आई इंड्यूस्ड। इस बार ये जो करंट चल रहा होगा इंड्यूस्ड करंट, वो मैग्नेटिक फील्ड घटते हुए मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने का काम करेगा, या बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड को घटाने का काम कर रहा है इनसाइड में, ठीक है। तो ये नोट करिए, तो हम आगे बढ़े थोड़ा सा जल्दी से, ओके।
आप नोट कर लिए होंगे। ठीक है बच्चा, और भी एग्जांपल लेकर समझते हैं हम लोग, और भी एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसे मैं ये बोलूं कि हमारा एग्जांपल ऐसे होगा कि यहां दिख रहा होगा आप लोग को, हाँ यहां दिख रहा है। तो मैं एक ना लूप ऐसे बना रहा हूं, ऐसे ऐसे, और ये सोलिनॉइड है। और ध्यान से देखिएगा कि ये पहले आउट से इन गया है, मतलब ऐसे ऐसे गया है ना, आउट से इन। ये जो है आपका, ये जो है वो इन है और ये जो है वो आउट है, ऐसा। मतलब ये ऐसे गया है, जो आपको वायर दिख रहा होगा वो ऐसे गया है, ऐसे ऐसे। आप हमको देखिए, ऐसे करंट वायर ऐसे जाके स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि यहां पर एक मैग्नेट जो है नॉर्थ पोल और ये उसका साउथ पोल है मैग्नेट, और ये मैग्नेट इधर की तरफ आ रहा है, इस सोलिनॉइड की तरफ मैग्नेट इधर की तरफ आ रहा है। तो बताइए इस सोलिनॉइड में करंट का डायरेक्शन क्या होगा? और अगर इसी सोलिनॉइड से, इसी स्ट्रक्चर नहीं बदल रहे हम, स्ट्रक्चर फिर वही बोल रहे हैं कि स्ट्रक्चर वायर ऐसे है, ऐसे ऐसे है, पहले बाहर से आउट से इनसाइड गया है, फिर ऐसे ऐसे चल रहा है। आप अपना दिमाग लगा लीजिए, आप अंदर इधर से देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि वायर ऐसे ऐसे जा रहा है, अब फिर से यहीं से वही वाला जो मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ, ये इस बार दूर जा रहा होगा। और अगर फिर दूसरा मैं फिगर और बनाऊं तो वही स्ट्रक्चर में, और अगर ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ है, नॉर्थ है, तो ये दूर की तरफ तो ये हो गया, तो ये नॉर्थ में कर दूं और इसको साउथ कर दूं, और ये नजदीक आ रहा है। और फिर उसी स्ट्रक्चर में अगर ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इस बार ये दूर जा रहा है। चारों केस में आप इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बताइए बच्चा कि क्या होगा चारों केस में। ये क्लोज लूप है, मतलब ये पूरा ऐसे बना हुआ है, कहीं ना कहीं ये क्लोज लूप होगा तभी ना करंट चलेगा। बताइए इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन चारों केस में क्या होगा? तो पहले केस में क्या होना चाहिए? पहले केस में सर देखिए, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, तो नॉर्थ पोल से जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी ऐसे ऐसे बच्चा, ऐसे ऐसे, है ना, तो जैसे ही ये नजदीक की तरफ आएगा तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज कर रहा होगा हर लूप में से, क्योंकि अभी कितना जा रहा है, 1 2 3, 3 मैग्नेटिक, मान लो 2 1 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप से जा रही है, और नजदीक आएगा तो लूप बढ़ते जाएगा, नंबर ऑफ लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ते जाएगा। मतलब अगर आप इधर से देखिए उस लूप को, अगर इधर से आप देखिए उस लूप को बच्चा, तो आपको लगेगा कि इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ बढ़ रहा है। मतलब जो अभी हम पहला केस लिए थे कि सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड डायरेक्शन हो और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है, तो ये वही वाला केस है, पहला वाला केस कि नॉर्थ पोल नजदीक आ रहा हो तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ बढ़ रही है। तो करंट कैसा चला था? एंटी क्लॉकवाइज। आप याद करिए यहाँ पर करंट कैसे चला था, ऐसे चला था, तो वहां भी करंट आपको लगेगा कि करंट एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। अगर आप इधर से देखेंगे तब, कोई ऑब्जर्वर इधर से देख रहा है, इधर से ऐसे देख रहा होगा उस लूप को, तो उसको लगेगा क्लॉकवाइज चल रहा है, उसको लगेगा कि क्लॉकवाइज देखकर चल रहा है, क्योंकि वो इधर से देख रहा है ना यार, वो इधर से देख रहा है, और आप इधर से देख रहे होंगे तो आपको लगेगा कि इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। क्यों? फिर से समझो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब इसके अंदर इंटर कर रही होंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ रहा होगा, तो इसके अपोज में, इस मैग्नेटिक फील्ड के अपोज में एक और मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कराना होगा उस करंट को, तो करंट जाहिर सी बात है ऐसे चलेगा, तभी ना मैग्नेटिक फील्ड अपना इधर की तरफ इंड्यूस कराएगा, ऐसे। बात समझ रहे हो? इसलिए सर यहाँ पर करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज इधर की तरफ, मतलब ऐसे ऐसे आने लगेगा इधर की तरफ। बात समझ में रहा है? तो करंट की वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर होगी। ये आउट है और ये इन है ना, तो आउट से इन की तरफ चलेगा, मतलब करंट ऐसे चल रहा होगा। ये देखो, ये आउट से आ रहा है ना, आउट से करंट मतलब कि कैसे चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ बढ़ रही है, तो अपना मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ करेगा, तो देखो ऐसे अंगूठा देखो ऐसे चलेगा, सभी उंगलियां,
तो इधर की तरफ तो ये ऐसे ऐसे करंट चल रहा होगा, तो ऐसे ऐसे करंट चलने का मतलब आउट से इन ऐसे ऐसे चलेगा। बात समझ में आ रहा है। अब दूसरा मैं अगर ये बोलूं एक और तरीका कि भाई नॉर्थ पोल ना इसके नजदीक आ रहा है, किसी भी क्लोज लूप के नजदीक अगर नॉर्थ पोल आ रहा है मैग्नेट का, तो वो लूप खुद नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करने लगेगा। जैसे मैं बोलूं कि इसके यहां पर कोई मैग्नेट में फिक्स कर दूं, ये लूप है, बात ध्यान सुना, ये लूप है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ऐसे नहीं बना रहा हूं, ये क्वेश्चन में ऐसे आपको जनरली बता रहा हूं कि ये लूप है, इससे कुछ दूर पर एक मैग्नेट में ऐसे फिक्स कर दिया, ऐसे फिक्स कर दिया, और इस मैग्नेट का ये वाला जो पोल है वो नॉर्थ है और ये वाला पोल साउथ है। ध्यान सुना, ये वाला पोल नॉर्थ है और ये वाला पोल साउथ है। जैसे ही नॉर्थ पोल को मैं इसके नजदीक ऐसे लाऊंगा, तो नॉर्थ किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल जब ये लूप की तरफ बढ़ रहा होगा, तो इसका मतलब इस लूप में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन साइड की तरफ बढ़ रही होगी, तो ये लूप खुद एक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करने लगेगा। करंट नॉर्थ पोल मतलब अगर ये लूप नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करने लग रहा है, तो नॉर्थ पोल का मतलब होता है सर कि करंट कैसे चलना, एंटी क्लॉकवाइज। जाहिर सी बात है, नॉर्थ पोल का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन से अपना बाहर की तरफ फेंक रही होंगी ना, बाहर की तरफ अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन चल रहा हो तो करंट इंड्यूस्ड एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ऐसे तुम समझ लो। तो बस ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी मैग्नेट का नॉर्थ पोल अगर लूप की तरफ जा रहा होगा तो लूप नॉर्थ पोल बन जाएगा, अगर साउथ पोल जा रहा होगा तो साउथ पोल की तरफ बन जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो नॉर्थ, यहाँ पर साउथ पोल इसके नजदीक जा रहा है, तो यहाँ पर साउथ पोल जा रहा होगा ना, तो ये साउथ पोल की तरफ बन जाएगा। तो करंट यहाँ पर कैसे चलने लगेगा, ये यहाँ पर कैसे चलाता है एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर करंट कैसे चलाता है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर करंट कैसे चलेगा क्लॉकवाइज, इधर से ऐसे ऐसे चलेगा। बात समझ रहे हो, ऐसे मतलब इधर से करंट ऐसे आ रहा होगा, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे ऐसे करते हुए इधर चलेगा करंट। आई इंड्यूस्ड आपका इस बार ऐसे चल रहा होगा, उसमें आई इंड्यूस्ड ऐसे चल रहा होगा, है ना, उसमें देखो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, आई इंड्यूस्ड ऐसे ऐसे चल रहा है, इसमें इसमें आई इंड्यूस्ड ऐसे ऐसे चल रहा होगा ऐसे, और इसमें आई इंड्यूस्ड ऐसे ऐसे आ रहा होगा इधर की तरफ। फिर क्यों, क्योंकि साउथ पोल इधर जा रहा है, तो ये भी साउथ पोल बन जाएगा। साउथ पोल का मतलब करंट कैसा क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर बताओ नॉर्थ पोल यहाँ से दूर जा रहा है, नॉर्थ पोल जब दूर जाए तो लूप साउथ पोल की तरफ बिहेव करे, अपोजिट, दूर जाने में ना अपोजिट, दूर जब पोल मैग्नेट जाता है तो वो अपोजिट की तरफ बिहेव करने लगता है। जैसे नॉर्थ पोल जा रहा है तो ये तुरंत सर यहाँ पर साउथ पोल बन जाएगा, साउथ का मतलब फिर सर वही करंट ऐसे आई इंड्यूस्ड, है ना, मतलब सर इस तरीके से। और यहां बताओ अगर साउथ दूर जा रहा है तो ये नॉर्थ की तरफ बिहेव करने लगेगा, नॉर्थ मतलब एंटी क्लॉकवाइज सर, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलने लगेगा। कुछ समझ में आ रहा है। तो मैं इस बेस पर और भी क्वेश्चन एक दो ठोए करने जा रहा हूं, मतलब ऐसे ही डायरेक्शन बेसिस पर आप बात बताइए हमको। देखिए ऐसे भी बातें होती रहती हैं। अब देखो मैं अगर बोलूं कि ये इनफाइनाइट वायर लॉन्ग है, मतलब इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, एक करंट जिसमें करंट आई चल रहा है, उस करंट की वैल्यू कांस्टेंट दिया है, और एक लूप इसके बगल में बना दूं, लूप का एरिया भी कांस्टेंट है, और लूप को मैं इधर की तरफ खाली क्या कर दिया कि स्पीड दे दिया, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है या वेरिएबल स्पीड, कोई मतलब नहीं है। अगर इस लूप को मैं स्पीड दे दिया हूं, अगर करंट की वैल्यू आई है और करंट को मैं कांस्टेंट रखा हूं, तो आप बताइए इस लूप में क्या इंड्यूस्ड करंट अच्छा, अगर मैं पहला एक क्वेश्चन ऐसे कर रहा हूं कि ये चल नहीं रहा है, ये रेस्ट पर है, ये भी रेस्ट पर है, चलिए अगर ये रेस्ट पर नहीं चल रहा है तो क्या इसमें कोई भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा? ये तो हम उसी समय डिस्कस किए थे ना, इसमें सर जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कांस्टेंट है, भले ही वेरिएबल है, भले ही वेरी कर रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स भी वेरी कर सकता है ना, लेकिन अगर मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर रहा है वो अलग बात है, लेकिन क्या इस लूप के अंदर जाने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो थोड़ी बदल रही होगी, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप में से जितना भी जा रहा होगा उस करंट की वजह से वो कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर सर फ्लक्स ही कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पर आई इंड्यूस्ड भी जीरो हो जाएगा, ई इंड्यूस्ड भी जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलता कि नहीं सर इसी करंट में अगर इस करंट की वैल्यू ही बढ़ रही हो, इस करंट की वैल्यू इंक्रीज कर रही हो, और इसको फिर से मैं रेस्ट पर रखा हूं, इसको मैं इस लूप को फिर से रेस्ट पर रख दिया और इस करंट की वैल्यू बढ़ रही होगी और यहां से डिस्टेंस कांस्टेंट है,
आप बताइए अब क्या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा? बिल्कुल चेंज होगा कि सर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई पर डिपेंड करता है। सर किसी वायर से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आर डिस्टेंस पर होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। आर जैसे जैसे बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जैसे जैसे घटेगी, तो दूर की तरफ जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटते रहेगा। लेकिन इस क्लोज लूप से जितना भी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही होंगी वो कांस्टेंट होती अगर ये करंट भी कांस्टेंट होता। लेकिन ये करंट बढ़ रही है, तो करंट बढ़ रहा होगा तो इसके अंदर से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगातार बदल रही होंगी, और वो भी किधर की तरफ? डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन किधर होगा बच्चा? इनसाइड। डायरेक्शन मैंने बताया था, बहुत डिटेल से पढ़ाया हूं। डायरेक्शन है इनसाइड। इसके अंदर जो है इनसाइड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो करंट, इंड्यूस्ड करंट अपने आप, अब समझ गए होगे कि कैसे होगा भाई। इनसाइड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो आई इंड्यूस जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा तुरंत। अभी तो हमने इस पर बहुत सारा चर्चा किया है। ऐसे ही अगर मैं अब ये बोलूं कि चलो यही लूप, यही करंट है और यहाँ पर एक लूप है और इधर की तरफ इसको मैं भी से चला दिया, इसी के पैरेलल, वायर के पैरेलल एकदम भी स्पीड से चला दिया, तो इस समय यहां से आई इंड्यूस्ड की वैल्यू क्या होगी या फिर उसका डायरेक्शन क्या होगा? पहले डायरेक्शन क्या होगा ये बताइए। तो सर दिक्कत ये कि आई इंड्यूस्ड इस बार होगा ही नहीं, आई इंड्यूस्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। वजह क्या है? क्योंकि इस वायर का हर एक एलिमेंट, इस एरिया का हर एक पॉइंट यहां से कांस्टेंट डिस्टेंस पे रहेगा, क्योंकि ये उसके पैरेलल चल रहा है। डिस्टेंस अब बदल नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बदलेगी नहीं। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहां से लेकर यहां तक चाहे जो भी वेरिएशन होगा, लेकिन नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर इसमें से जो पास कर रहा होगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो फ्लक्स की वैल्यू फिर कांस्टेंट हो जाएगी, और जैसे ही फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट हो गई तो आई इंड्यूस्ड फिर से 0 हो जाएगा इस केस में। लेकिन अगर मैं बोलता कि सर करंट ऐसे चल रहा है और आपका लूप जो है इधर की तरफ भी स्पीड से चल रहा होता, तो जैसे जैसे ये लूप दूर की तरफ जाएगा, इस लूप के अंदर जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स वो घटने लगेगा, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स घटने लगेगा तो आई इंड्यूस्ड तुरंत उसके सपोर्ट में चलेगा कि अपना मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करे? अंदर की तरफ बढ़ाए। देखो यहाँ पर अंदर की तरफ बढ़ा रहा है, यहाँ घटा रहा है ना। ये सब कॉन्सेप्ट है, आप समझ लीजिए अच्छे से। और भी आगे हम कुछ चर्चा करने आ रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन इस पे करके फिर हम आगे बढ़ेंगे ना। ये सब आता है एग्जाम में, पर ये वाला भी इंपॉर्टेंट था, समझना अच्छे से, ठीक है ना। नॉर्थ पोल नजदीक आएगा तो ये वाला जो लूप होता है वो नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करने लगता है। नॉर्थ पोल मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट चलेगा। नॉर्थ पोल दूर जाने लगेगा तो ये साउथ की तरफ बिहेव करने लगेगा। साउथ मतलब क्लॉकवाइज करंट चलेगा। साउथ पोल नजदीक आएगा तो फिर ये नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा। नॉर्थ पोल में फिर एंटी क्लॉकवाइज बिहेव करेगा। साउथ पोल दूर जाएगा तो फिर ये नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव, ये साउथ पोल नजदीक आया था ना, तो ये साउथ पोल की तरफ बिहेव करने लगेगा। साउथ पोल मतलब क्लॉकवाइज, और जब ये साउथ पोल दूर जाएगा तो ये नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करने लगेगा। नॉर्थ पोल मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इरेज करें हम, पूरा बात इरेज कर रहे हैं, आप नोट कर लेना एक एक पॉइंट बच्चा, ठीक है ना। अच्छे से पेशेंस बनाकर रखिए और देखते रहिए। तो अगर अब मैं बात करूं कि यहां तक समझ में आ गया होगा तुम लोग को। अब अगर मैं बात करूं कि कोई एक क्लोज लूप में ऐसे दे दूं और इसके बाहर एक कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप है, और इसमें मैं करंट की वैल्यू इस तरीके से चला रहा हूं और ये करंट की वैल्यू इंक्रीज कर रहा है लगातार, तो बताइए छोटे वाले लूप में जो अंदर इसके इनसाइड जो लूप है उसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा? इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा? मेन करंट की वैल्यू आप इंक्रीज कर रहे हैं, इसमें क्या होगा? तो सर जाहिर सी बात है, इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके अंदर इनसाइड होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगा तो उस मैग्नेटिक फील्ड को इनसाइड बढ़ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रहा है, तो उसको घटाने के लिए मैग्नेटिक इसमें करंट कैसे चलेगा सर? क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज। सर ऐसे चल जाएगा तुरंत आई इंड्यूस्ड, और ये हमेशा इसका अपोज करेगा ना। ये इधर की तरफ बढ़ रहा था तो इसके अपोज में इधर चले, आई जितना तेज बढ़ाओगे ना उतना तेज ये भी बढ़ेगा। अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता कि नहीं सर इधर ही की तरफ करंट चल रहा हो लेकिन ये वैल्यू घट रही होती, तो इसके सपोर्ट में यहाँ पर आई इंड्यूस चल गया होता, ऐसे घट रहा था ना, तो उसको बढ़ाने के लिए चलने लगता। आप ऐसे भी सोच सकते हो, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इस लूप के अंदर। इस लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका है, वो किधर है? अंदर की तरफ, और वो वैल्यू लगातार घट रही है,
तो घट रही है तो उसको बढ़ाने के लिए उसका सपोर्ट कर देगा भाई, बढ़ाना चाहेगा ना तो उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड देगा, तो ऐसे चलेगा। अगर हम बोले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर ये कि एक लूप है क्लोज और इसके बगल में एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर करंट है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है ऐसे और इस तरीके से ये पास कर गया है रिंग के बगल से, इस रिंग के जस्ट बगल से ये ऐसे पास किया है हाई स्पीड से, तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इस लूप में कोई इंड्यूस करंट आएगा कि नहीं आएगा, और आएगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, आप बताइए जल्दी से। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इस लूप में कोई इंड्यूस्ड करंट आएगा, क्या होगा? वीडियो पॉज कर लीजिएगा, सोचिएगा, नहीं आएगा तो फिर देख लीजिएगा क्या होगा। हमको सर ऐसे सोचना है कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर गया होगा तो जो करंट होगा वो इधर की तरफ गया होगा अचानक से सडनली, और करंट की वैल्यू कुछ रही होगी। इस करंट की वैल्यू जब इधर की तरफ आएगी, है ना, ध्यान सुना, तो पहले ये करंट इस लूप की तरफ आ रही है, पहले ये करंट इस लूप की तरफ आ रही है, फिर इस लूप से दूर जा रही है। तो इसमें जब करंट आ रहा होगा ना, जब करंट आ रहा होगा तो उस समय मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रहा होगा, क्योंकि देखो करंट किधर चल रहा है, इधर की तरफ करंट इधर चल रहा है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, बाहर होगा। यहां से मैग्नेटिक फील्ड, इस लूप से जो मैग्नेटिक फील्ड चल रहा होगा इस करंट की वजह से वो किधर है, आउटसाइड है, और वो वैल्यू जब करंट यहां इधर से चल रहा होगा और यहां तक आएगा, यहां तक, तो वो वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बढ़ रही होगी, क्योंकि करंट उसके नजदीक आ रहा है, तो ये वैल्यू बाहर की तरफ बढ़ रही होगी। और जैसे ही करंट इधर दूर की तरफ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगा थोड़ा। तो इसमें करंट का दो डायरेक्शन हो सकता है, एक जब ये करंट नजदीक आ रहा होगा लूप से, है ना, जब ये करंट नजदीक आ रहा होगा लूप के, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ क्या हो रही है, बढ़ रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ बढ़ रही है। उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को या मैग्नेटिक फ्लक्स को घटाने के लिए बाहर की तरफ है, डायरेक्शन बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ बढ़ रही है, तो इसको घटाना है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स अपना वो किधर देगा, इनसाइड। तो करंट कैसे चलाना होगा उसको, क्लॉकवाइज। तो इस समय करंट क्लॉकवाइज चलेगा, लेकिन कब तक, जब ये करंट यहां से यहां तक आएगा, मतलब अगर इसको बोलूं मैं ए और इधर बोल दो इसको x, बोल दो इसको y, तो जब करंट ना x to a रहेगा, जब x से a रहेगा, ध्यान सुना, जब x से a रहेगा तो उस समय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ बढ़ रहे होंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ बढ़ रही है, तो उसको घटाने के लिए इसमें इंड्यूस करंट जो जनरेट होगा वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज। तो I इंड्यूस जो होगा उसमें वो क्लॉकवाइज होगा। अब दूसरा अगर मैं बोलूं कि ये करंट जब यहां से इधर जा रहा होगा तब तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होगी, डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, लेकिन वो वैल्यू घट जाएगा, वैल्यू वो घटने लगेगा। तो जब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ वैल्यू घट रहा होगा, तो बाहर की तरफ ही अब मैग्नेटिक फील्ड को उसको बढ़ाना है, तो जाहिर सी बात है इस बार मैग्नेटिक इंड्यूस्ड करंट कैसे चल जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, बाहर की तरफ उसको बढ़ाना है। तो I इंड्यूस्ड जो वैल्यू होगा वो इस बार हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। कब, जब A to Y, ऐसे समझ रहे बात को, इस तरीके से चलेगा। अब दूसरा, इसी पर एक क्वेश्चन मैं ऐसे दे रहा हूं, बच्चा थोड़ा सा ध्यान से देखना, तो मैं देखूं तुम लोग कर पाते हो। अगर ये क्लोज लूप है और इसको हम लोग कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से हम लोग घुमा रहे हैं किसी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम इसको घुमाएं इस तरीके से कांस्टेंट ओमेगा से, तो आप बताइए इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कितना होगा जब ये t इक्वल टू 0 पर यही है, t इक्वल टू 0 से ये घुमाया जा रहा है, ये स्ट्रक्चर t इक्वल टू 0 पर है, यहां से घुमाया जा रहा है। तो हम लोग इसको ऐसे करेंगे, वीडियो पॉज करके एक बार सोचना, फिर हमसे आंसर मिला लेना, ठीक है। तो ये t इक्वल टू 0 से, अच्छा ये लूप हमारा ऐसे है, ऐसे लूप है, ऐसे लूप है, तो जब इस तरीके से, अरे सॉरी, अभी तो ऐसे लूप है ना, अभी तो इस तरीके से लूप है, जब इस तरीके से लूप है तो इसका एरिया वेक्टर भी ऐसे होगा, इस लूप का एरिया वेक्टर ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है, दोनों सर सेम डायरेक्शन में, देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में। इस लूप का एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है। अब लूप को तुम जब ऐसे बदलोगे, ऐसे उसका डायरेक्शन बदल रहे होगे, तो इसको घुमा रहोगे ऐसे,
ये भी अपना, इसका एरिया वेक्टर अपना डायरेक्शन बदल रहा होगा उसी हिसाब से। तो ये एरिया वेक्टर जो इधर है कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, तो ये लूप इस पोजीशन से इस पोजीशन आने में t/4 टाइम ले लेगा। अगर इसका टाइम पीरियड t होता, तो अगर t टाइम पीरियड होता तो 90 डिग्री घूमने में t/4 होता। तो देखो बात ध्यान सुना, अभी दोनों के बीच का एंगल कितना है 0, तो फ्लक्स भी क्या होगा मैक्सिमम। जैसे ही तुम इधर की तरफ घुमाओगे तो थीटा, देखो यहां से थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, और फ्लक्स का वैल्यू होता है BA cos थीटा। अभी इस बार थीटा बदल रहे हैं आप, इस बार थीटा बदल रहे हैं, तो थीटा जैसे जैसे 90 की तरफ जाएगा फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, घटेगी। इतने देर में फ्लक्स घटा है और यहां पर 0 हो गया है, क्योंकि अब लूप इस तरीके से आ गया, लूप इस तरीके से, लूप का एरिया वेक्टर इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, 0 हो गया। अब और आप घुमाइएगा तो फिर एरिया वेक्टर सर ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, फिर फ्लक्स निगेटिव में मैक्सिमम हो जाएगा, फिर फ्लक्स घटकर फिर से 0 हो जाएगा, फिर समझ रहे बात नहीं। तो मैं ये बोलूंगा कि t = 0 से अगर टाइम जो होगा वो टाइम 0 to कहां होगा t/4, तो उस समय जो फ्लक्स है वो घट रहा है, किधर की तरफ, इनसाइड डायरेक्शन में फ्लक्स की वैल्यू घट रही है। तो जब इनसाइड डायरेक्शन में फ्लक्स की वैल्यू घट रही होगी तो उस समय फ्लक्स की वैल्यू इनसाइड डायरेक्शन में बढ़ाना है, तो करंट कैसे चलेगा, क्लॉकवाइज यार, क्लॉकवाइज चलेगा तभी तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स अपना बढ़ाएगा यार। तो इस समय जो I इंड्यूस्ड होगा वो क्लॉकवाइज चल रहा होगा। और अगर मैं वही टाइम की वैल्यू t/4 से t/2 तक ले लूं, t/2 तक पूरा, है ना, तो उस समय फिर से फ्लक्स की वैल्यू बढ़ने लगेगी, लेकिन फ्लक्स की वैल्यू किधर की तरफ बढ़ रही होगी, अंदर की तरफ फ्लक्स की वैल्यू बढ़ रही होगी। क्यों, क्योंकि अब लूप जो तुम्हारा शुरू में ऐसे, वो लूप ऐसे हो चुका होगा और यहां से फिर आप ऐसे घुमा रहे हैं, तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ जा रहा है। एरिया वेक्टर जो भी ऐसे था ना, ये एरिया वेक्टर ऐसे चल रहा है ऐसे, तो उस समय जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो बढ़ने लगेगी। यहां पर फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा था, किधर की तरफ, इनसाइड में, और यहां पर फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, बढ़ रही होगी, किधर की तरफ, इनसाइड में। तो उसको घटाने के लिए इस बार करंट कैसे चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो I इंड्यूस जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। बात समझ रहे हो, ऐसे हो जाएगा। ओके, तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे अब चल रहे क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। अब हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ये तो केवल डायरेक्शन पे बात हो रही थी, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। देखो क्वेश्चन हमारा ये है, और ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा सिंपल एग्जाम के लिए, जैसे नीट के लिए, जेईई मेंस के लिए। हाँ, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जेईई एडवांस में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, जेईई एडवांस में हम बताएंगे, और कुछ आप भी ट्राई करेंगे जेईई एडवांस के लिए, तभी हो पाएगा बच्चा, ऐसे नहीं हो पाएगा ना। तो ये जो है एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इनसाइड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो किधर की तरफ दिया गया है, इनसाइड है, और कांस्टेंट है, जो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। एक स्क्वायर लूप है बच्चा, ऐसे एक स्क्वायर लूप दे दिया इस तरीके से, और इसका साइड दे दिया a, और स्क्वायर लूप है, ध्यान देना। और ये जो डिस्टेंस है ना वो दे दिया है 3a, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो एग्जिस्ट कर रहा है वो 3a डिस्टेंस तक है, और जो स्क्वायर लूप है वो आपका a डिस्टेंस, मतलब उसका साइड जो है वो a है। और ये कांस्टेंट स्पीड से, याद रखना v जो है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट स्पीड से इसके अंदर इंटर करेगा, और पूरे मैग्नेटिक फील्ड से ये कांस्टेंट स्पीड से बाहर भी निकल जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में आपसे पूछा है इस लूप के अंदर इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा, आप हर केस में बताइए। पहला केस जब ये एंटर कर रहा होगा, दूसरा जब ये एंटर कर चुका होगा, और तीसरा जब ये बाहर निकल रहा होगा। तीनों केस में इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन आप बताइए। तो सर एकदम सिंपल सी बात है कि अगर जब हम ये पहला, जब ये इंटर कर रहा होगा, इंटर कब तक करेगा ये भाई, मतलब जब टाइम की वैल्यू 0 से लेकर कहां तक, a/v, देखो ना 0 से लेकर a/v तक इंटर कर रहा होगा, उस समय I इंड्यूस्ड की वैल्यू आपको पता हो गया होगा कि किधर है, क्योंकि सर एरिया इस बार इफेक्टिव एरिया इसका जैसे जैसे अंदर की तरफ आएगा, वो एरिया जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही होगी वो एरिया बढ़ रहा है, और वो एरिया बढ़ रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स को हटाने के लिए जाहिर सी बात है करंट कैसे चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो I इंड्यूस जो चलेगा उस समय
इस समय वो चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। जैसे ही ये इंटर कर जाएगा तो वो टाइम क्या होगा पहले बता दीजिए, पहला बात ऐसे। और दूसरा, जब ये इंटर कर चुका होगा बच्चा, तो इंटर कब करेगा, जब a बाई भी से टाइम की वैल्यू बड़ी या इसके एटलीस्ट बराबर हो, और ये कब तक इसके अंदर रहेगा, जब तक कि ये लूप यहां तक ना पहुंच जाए, ये लूप यहां तक ना पहुंच जाए। तो अब सोचना, इंटर कर चुका होगा तो मतलब ये स्ट्रक्चर बना होगा, इंटर कर चुका होगा। तो कुछ लोग को ना टाइम निकाल नहीं पाते कब तक इंटर किया। भाई ये वाला जो साइड है, ये वाला साइड जब पूरी तरीके से इंटर कर चुका होगा तो वो टाइम ये था। अब कब तक ये इसके अंदर रहेगा, जब यहां पर मतलब ये कितना डिस्टेंस चला, ये वाला साइड यहां से यहां तक पहुंचा है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा पूरा 2a, क्योंकि पूरा कितना था 3a। बात समझ में आ रही है। तो ये डिस्टेंस चला है 2a। तो हम ये बोलेंगे कि a बाई भी टाइम से लेकर यहां से लेकर, है ना, अब ये डिस्टेंस कितना है पूरा 2a। बात समझ रहे हो ना। तो हम लोग लिखेंगे कि a बाई भी से लेकर 2a बाई भी तक का जो टाइम होगा, कुछ लोग इसको 3a बाई भी लिख देते हैं कि a बाई भी से 3a बाई भी तक। क्यों भाई, a बाई भी टाइम पर तो ये तो इंटर ही कर चुका है, यहां पर आ चुका है। अब यहां से आप सिर्फ यहां तक चलना है ना। तो अगर यहां से यहां तक चलना होगा तो a बाई भी से यहां से आप चल रहे हैं, तो ये डिस्टेंस कितना है 2a। ये a अंदर आ चुका है, a बाई भी टाइम। ये 3a बाई भी होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस पूरा, मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं ना कि 2a बाई भी टाइम तक इसमें कोई भी इंड्यूस्ड करंट नहीं आएगा। देखो अब फिर से ध्यान सुनो। तो ठीक है, तो 0 से a बाई भी टाइम तक जो आई इंड्यूस्ड होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ रहा है। अब दूसरा कंडीशन जब हम लेंगे, हम जब सेकेंड कंडीशन लेंगे, तो उस समय जो टाइम की वैल्यू होगी बच्चा, वो a बाई भी से बराबर या इससे बड़ा, और कब तक, जब तक कि ये पूरा यहां तक ना पहुंचा है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 2a बाई भी एक्स्ट्रा टाइम है, a बाई भी से चलकर, और तब ये 3a बाई भी टाइम हो जाएगा। अब इतने टाइम तक इसमें कोई भी इंड्यूस्ड करंट नहीं आएगा, और जब इसमें कोई इंड्यूस्ड करंट नहीं आएगा तो उस समय आई इंड्यूस 0 हो जाएगा। वजह बताओ, आई इंड्यूस क्यों 0 होगा, क्योंकि सर जब ये इसके अंदर यहां से लेकर जब ये इधर की तरफ बढ़ रहा होगा ना, यहां से लेकर जब ये अंदर इधर की तरफ बढ़ रहा होगा, तो उस समय इसके अंदर से जितना भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहा होगा उसकी टोटल वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। क्योंकि भाई वो तो भले ही मोशन कर रहा है ना, लूप मोशन कर रहा है, लेकिन लूप के अंदर जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो गया है, कांस्टेंट। इसलिए सर कोई भी इंड्यूस्ड करंट यहां पर जनरेट नहीं होगा। और तीसरा चौथा बात अगर हम बोल दें कि जब टाइम की वैल्यू 3a बाई भी से अधिक होगी, और अब जितना भी इधर की तरफ जाए, ठीक है, टाइम की वैल्यू 3a बाई भी से अधिक होगी और ये आगे की तरफ चाहे जितना होगा, तो ये मैं बोल रहा हूं कि इस कंडीशन में जो आई इंड्यूस्ड होगा वो फिर से कैसे चलने लगेगा, क्लॉकवाइज चलेगा। ठीक है, तो ये सब तरीका है इसको जानने का। लेकिन इसी क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि इस पूरे मोशन के लिए जब ये इंटर कर रहा होगा, इंटर कर चुका होगा, और जब ये बाहर निकल रहा होगा, पूरे मोशन में आप बताइए हमको कि ग्राफ क्या बनेगा। ड्रा द ग्राफ ऑफ, है ना, पहला फ्लक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ आपको से पूछा है, दूसरा पूछा है ई इंड्यूस्ड वर्सेस टाइम का ग्राफ पूछा है, तीसरा पूछा है आई इंड्यूस्ड वर्सेस टाइम का ग्राफ पूछा है। ठीक है, ये तीनों ग्राफ आपसे पूछ चुका है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान सुनिए। सर हम लोग, ये डायरेक्शन तो आपको समझ में आ गया होगा,
हम लोग क्या करेंगे ना कि ये जब जैसे जैसे ये इंटर कर रहा होगा इसके अंदर, बच्चा इंटर करते समय, जब इस टाइम इंटरवल की बात कर रहा होंगे, तो उस समय जैसे जैसे इंटर कर रहा होगा तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ बढ़ रहा होगा। जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ बढ़ रहा होगा, ठीक, तो किसी टाइम पे आप फ्लक्स निकालिए ना, तो मान लेते हैं ये वाला यहां पर आ गया होगा, तो किसी भी, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा vt और ये है लेंथ a, तो कितना फ्लक्स हो जाएगा यहां पर बताइए। फ्लक्स एट टाइम t, पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, फ्लक्स एट टाइम t, तो कितना लिखेंगे बोलिए। b, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है b, एरिया, कितना एरिया अंदर आ चुका है सर, vt उसका लेंथ अंदर आया है और उसका हाइट है a, तो ये एरिया। सर ये फ्लक्स वर्सेस टाइम देख रहे हैं, टाइम पर कैसे डिपेंड कर रहा है। अब आपसे पूछा है कि नहीं इंड्यूस्ड ईएमएफ बताइए, तो हम मोड अगर ले लें तो ये d फाइव बाई कितना हो जाएगा बच्चा dt, जो कि कितना हो जाएगा b भी a, और अगर हम करंट की बात कर लें तो करंट की वैल्यू हो जाएगी i e इंड्यूस्ड बाई कितना बच्चा r, तो ये हो जाएगा b भी a बाई r। और अगर हमसे ग्राफ इन तीनों का पूछ दे तो पहला ग्राफ अगर हम ये बनाए कि फाई इधर बनाए और टाइम इधर बनाए, तो देखो छोटे में बना रहे हैं, तो कब से कब तक ये फ्लक्स होगा, टाइम की वैल्यू देखो, टाइम जब तक इसके बीच में होगा a बाई भी से कम, मतलब पहला ग्राफ a बाई भी तक, फिर दूसरा यहां तक ये कितना 3a बाई भी है ना, और फिर ये 4a बाई भी तक, तो a बाई भी तक सर इस तरीके से चल रहा होगा, y इक्वल टू mx प्लस c है, और यहां से फिर ये ऐसे है, फिर यहां से ऐसे है, बात समझ में आ रहा है ना। अब ई इंड्यूस्ड अगर आपसे ग्राफ पूछा होगा, ई इंड्यूस्ड वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर पूछेगा, तो ई इंड्यूस्ड वर्सेस टाइम का ग्राफ सर कांस्टेंट है, तो अगर मैं बोलूं कि a बाई भी, फिर 3a बाई भी, फिर यहां से कितना 4a बाई भी, तो यहां पर अगर ई इंड्यूस्ड आप एंटी क्लॉकवाइज को अगर पॉजिटिव मान रहे हो, अगर एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान रहे होगे तो फिर ये नेगेटिव चला जाएगा, यहां पर तो इतने टाइम तक तो जीरो है, फिर इस टाइम के लिए फिर ये नेगेटिव चला जाएगा, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर मोड, अगर ये देखो डायरेक्शन के साथ में ग्राफ बना रहा हूं, अगर मोड पूछ देगा ना तो ये भी ऊपर चला जाएगा, ऐसे बन जाएगा, बात समझ में आ रहा है ना। आई इंड्यूस्ड अगर पूछेगा तो वो भी एकदम सेम ग्राफ बन जाएगा सर, यही यहां फिर यहां फिर यहां, ऐसे यही ग्राफ बनेगा। आपको समझ में आ रहा है? तो अगर ये समझ में आया है, आप इसको समझ पाए हैं, तो मैं इस पर एक होमवर्क दे रहा हूं अभी तुरंत, आप इसको करके आइएगा, और बाकी मैं एक क्वेश्चन और अच्छे सॉल्व करने जा रहा हूं। ध्यान देना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इसके बाद जो मैं करने वाला हूं, इसलिए अच्छे से देखना, ठीक है। देखो बच्चा, आपको जो HW हम देने जा रहे हैं वो सिंपल सा क्वेश्चन है, वो ये है कि वही मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे रहा है, अंदर की तरफ कांस्टेंट हम दे रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये वैल्यू फिर से 3a है ना, और यहां एक ट्रायंगल है, ऐसे में दे दूं, ठीक है, और ये भी a है, ये भी a है, 90 डिग्री है, ठीक है। ये लूप जो है अंदर की तरफ कांस्टेंट स्पीड से इंटर करा रहा है। इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन में, इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन में ये लूप कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ा रहे हैं। फिर से पूरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, वही सब पूरा क्वेश्चन कि करंट का डायरेक्शन बताइए, इंटर करते समय, इंटर कर चुका होगा तब, और निकलते समय, और ये सभी क्वेश्चन इसके लिए होमवर्क है, ठीक है। मैं कर सकता हूं, लेकिन आप ट्राई करिएगा, अगर नहीं आएगा तो हमसे फिर आप पूछ लीजिएगा, ओके। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, अभी इसको मिरेज कर रहे हैं। एक हम अच्छा क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चा, तो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो ये है कि ये जेईई का क्वेश्चन है, वो किस सन में आया है थोड़ा सा हमारे ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन आप देख लीजिएगा, हाँ। उस समय ये क्वेश्चन 10 नंबर का आया था, सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था, और क्वेश्चन बहुत सिंपल था। मैं फिर भी एक बार ट्राई कर रहा हूं कि ये सर एक सेमी सर्कुलर रिंग ऐसे दिया था, ऐसे आप ध्यान दीजिए, सेमी सर्कुलर रिंग है, इसका रेजिस्टेंस जो है, इसका रेजिस्टेंस क्वेश्चन में दे रखा है कि स्मॉल आर है, और इसका रेडियस जो है ये, और इट्स रेडियस यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि रेडियस जो है वो कैपिटल आर है, रेडियस कैपिटल आर है, इसका रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, और इस रीजन में देखो, मैं ये रीजन बना दे रहा हूं, इस रीजन के इधर पूरा मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, वो भी मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, अंदर की तरफ, ऐसे।
और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है। ध्यान रखना, अगर मैं ये क्वेश्चन करने जा रहा हूं, इसके बाद मैं एक होमवर्क दूंगा, आप वो भी ट्राई करिएगा, कितना तगड़ा क्वेश्चन हुआ। इसका रेडियस r है और क्वेश्चन था कि इसके सेंटर के अबाउट इसको ओमेगा से कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से इसको घुमाया जा रहा है, इस तरीके से, है ना। तो अगर ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घुमाया जा रहा है तो पूछ रहा है कि इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ, फ्लक्स और करंट ये सब कैसे चल रहा होगा, और उस सब का वैल्यू पूछ दिया है। वैल्यू के बाद ग्राफ पूछ दिया, सबसे बड़ी बात। तो आप हमको बताइए कि इसमें पूछा था हमसे ग्राफ ड्रा करिए आप, किसका, पहला फ्लक्स वर्सेस टाइम का, और दूसरा ई इंड्यूस्ड वर्सेस टाइम का, और तीसरा आई इंड्यूस्ड वर्सेस टाइम का। और वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं, ग्राफ भी ड्रा कर रहे हैं। तो आप बताइए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, बात समझ रहे हैं। तो अगर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करें तो किस तरीके से सॉल्व होगा, आपको पता है कि सर अगर ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा होगा तो ये किसी टाइम बाद, अगर मैं टी टाइम बाद अगर मैं इस फिगर को रीड्रा करूं तो टी टाइम बाद ये वाला एंड मान लो कहीं इधर चला आया होगा और ये वाला एंड यहां से इधर चला गया होगा। तो कहीं ना कहीं ये वाली जो लाइन है, मैं इसको अगर एक्स वाई बोल दूं तो ये लाइन यहां पर आ जाएगा वाई डैश, और ये एक्स यहां पहुंच गया होगा एक्स डैश, और ये सर इस तरीके से फिगर बन गया होगा ऐसे। मतलब ये इतना पार्ट जो है ना, इतना पार्ट इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ चुका होगा। अगर इसको मैं थीटा बोल दूं, इसको मैं अगर थीटा बोल दूं बच्चा, है ना, अगर इसको मैं थीटा बोल दूं, तो अगर ये फिगर में टी टाइम बाद ड्रा कर रहा हूं तो इस थीटा की वैल्यू कितना होगा, बताओ कितना एंगल अंदर आ चुका होगा। अगर मैं सॉल्यूशन करूं तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा, ओमेगा टी टाइम बाद। तो टी टाइम बाद इस रीजन से कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा ये तो निकाल ही सकते हैं ना यार, क्योंकि जैसे जैसे आप घुमा रहे होंगे तो इस इफेक्टिव एरिया इसके अंदर बढ़ रहा है। तो वो अच्छा एक समय बाद फिर घटने भी लगेगा, क्योंकि लूप अभी ऐसे है। तो इस लूप को जब आप ऐसे घुमा रहे होंगे, ऐसे यहां तक आएगा, तो ये पूरा इसका आधा पार्ट इधर अंदर होगा, इधर बाहर। फिर जब और घुमाएंगे तो फिर मतलब आधे टाइम बाद, मतलब ये धीरे धीरे पूरा अंदर चला जाएगा ऐसे। तब तक तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेगी। फिर जैसे ये इधर से ये निकलने लगेगा, जब वाई वाला जो पोजीशन है वो बच्चा जब यहाँ आ जाएगा और एक्स वाला पोजीशन वहां, तब तो ये पूरा अंदर उतर गया होगा। अब उसके बाद जब ये बाहर जाएगा तो फिर वो बाहर की तरफ जाएगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा। लेकिन इस समय बताइए जब ये इंटर कर रहा होगा इस समय, तो टी टाइम बाद अगर मैं बोलूं कि सर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो हम लोग को पता है सर बी ए कॉस थीटा, यही फार्मूला होता है ना। या अगर हम ऐसे नहीं लिखें तो अच्छा यहाँ पर जो थीटा हो वो थीटा, ये थीटा नहीं है। जो बी ए कॉस थीटा में जो थीटा होता है वो थीटा ये नहीं है यार। बी ए कॉस थीटा में जो थीटा होता है वो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी किधर है, अंदर की तरफ, और एरिया वेक्टर भी किधर है, अंदर की तरफ। तो थीटा यहाँ पर वो वाला थीटा 0 है जो मैग्नेटिक फार्मूले का होता है। ये तो थीटा दूसरा है ना, इसको हम अल्फा मान सकते हैं। अल्फा मान लो, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। दिक्कत कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी अल्फा इक्वल टू ओमेगा टी। तो अब बताओ फ्लक्स की वैल्यू हम कितना लिखेंगे इस समय। तो मैग्नेटिक फील्ड है सर बी, और इनटू उस समय एरिया कितना है। अगर इसका एरिया ये सर्कुलर आर्क की वजह से एरिया है, एंगल अल्फा बनाया है, तो हो जाएगा एरिया कितना, बी इंटू हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा। यही ना एरिया होता है, थीटा मतलब अल्फा, यही ना एरिया हो जाएगा, हाफ आर स्क्वायर थीटा मतलब अल्फा। तो अब अगर मैं देखूं तो यहां पर सर फ्लक्स की वैल्यू आ रही है टी टाइम बाद हाफ बी, है ना, आर स्क्वायर, हाफ बी आर स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा टी। सर दिस इज द फ्लक्स एट टाइम टी, यहां से जो पास कर रहा है। तो ये तो सर कैसा है, स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर हमसे पूछा होता कि फ्लक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाइए, तो फ्लक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ तो ऐसे बनेगा यार। लेकिन ये फ्लक्स फिर घटने भी लगेगा। ये फ्लक्स अभी बढ़ रहा है ना, कब तक ये बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा, जब अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई, जब अल्फा की वैल्यू पाई, और वो टाइम कितना हो जाएगा, t/2। तो ठीक है, वो हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। फिलहाल ना इसको थोड़ा सा हम इरेज कर रहे हैं। तो अब हमको आप बताइए बच्चा कि अगर ये फ्लक्स, चलो ठीक है, फ्लक्स की वैल्यू ये मिल गई हमको टाइम के हिसाब से। ई इंड्यूस्ड बताओ तो तुरंत, ई इंड्यूस्ड कितना होगा।
तो डी फाइव बाई डी टी अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लूँ तो ऐसे डी फाइव बाई डी टी, तो डी फाइव बाई डी टी कितना हो जाएगा, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, ये हो गया ए इंड्यूस्ड। और अगर आई इंड्यूस्ड हमसे अगर पूछेगा तो हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर, ये हो गया कितना, आई इंड्यूस्ड हो गया, हो गया। अगर ये आई इंड्यूस्ड है, ई इंड्यूस्ड है और फाई है। अब हमको बताओ ग्राफ अगर हम ड्रा कर रहे हैं, अब सोचना ध्यान से, नहीं फिर गलती होने का चांस यहाँ पर ज्यादा होगा। ग्राफ अब जब ड्रा कर रहे होंगे फाई वर्सेस टाइम का, तो अगर इसका टाइम पीरियड टी होता तो सर t/2 टाइम तक फ्लक्स बढ़ रहा होगा, फिर इसके बाद फ्लक्स घटेगा, फिर फ्लक्स जीरो हो जाएगा टी टाइम, यही ग्राफ बनेगा कि नहीं? क्योंकि ये तो फ्लक्स सर बढ़ रहा होगा जब ये पूरी तरीके से इसके अंदर आ चुका होगा पाई डिग्री तक, जब अल्फा पाई होगा, मतलब जब हम ये बोले कि अल्फा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होगी तो उसमें फ्लक्स क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। और जब अल्फा की वैल्यू पाई से लेकर 2 पाई के बीच में होगा तब उस समय फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट रही होगी। तो यही है 0 से पाई मतलब 0 से t/2 तक हमारा। अच्छा t/2 में अगर हम इसको ओमेगा के टर्म में चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि सर जो कैपिटल टी होता है वो 2 पाई बाई ओमेगा होता है, तो हमें जो ये टाइम है t/2 है तो t/2 मतलब ये पाई बाई ओमेगा होगा, इसको हम ना पाई बाई ओमेगा कर सकते हैं और ये 2 पाई बाई ओमेगा, इस तरीके से ऐसे ग्राफ बन जाएगा सर, पाई बाई ओमेगा तक बढ़ेगा फिर 2 पाई बाई ओमेगा तक घट जाएगा। फिर अगर हम बोले कि नहीं सर हमको ई इंड्यूस्ड वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाइए, मॉड नहीं साइन के साथ, तो सर पाई बाई ओमेगा और फिर 2 पाई बाई ओमेगा। तो अगर हम ग्राफ बनाएं कि सर इसमें ग्राफ हम अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसके बाद यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर इसके बाद तुरंत ग्राफ नेगेटिव जाएगा, क्योंकि ई इंड्यूस्ड कांस्टेंट था, ई इंड्यूस्ड टाइम पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है बच्चे, पूरे मोशन में कांस्टेंट है। तो ऐसे, लेकिन अगर ये मॉड ले लेते तो ये ग्राफ फिर नीचे ना जाके पूरा ऊपर ऐसे चला जाता, बात समझ में आ रहा है। और अगर हम आई इंड्यूस्ड की वैल्यू बोलते कि बताइए आई इंड्यूस्ड कितना होगा, तो फिर से वही सर पाई बाई ओमेगा और ये 2 पाई बाई ओमेगा, तो आई इंड्यूस्ड फिर से इधर होगा, फिर ये नीचे से ऐसे चला जाएगा, बात समझ रहे हो। तो ये क्वेश्चन आज आ चुका है आपके एग्जाम में और आप समझ लीजिएगा, और इस क्वेश्चन को हम आने वाले समय में एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो तरीका हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये आपको समझ में आना चाहिए कि हमने कैसे लिखा है। अब इसी बेस्ड पर हम एक आज का अंतिम क्वेश्चन देने जा रहे हैं आपको, और इसके बाद हम लेक्चर नंबर 5 पे फिर डिस्कस करेंगे आगे की चीजें। फिलहाल लेक्चर नंबर 4 को यहीं तक रोकेंगे, और आप हमारा होमवर्क जो हम देने जा रहे हैं जरूर करके आइएगा, हम क्वेश्चन देने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये है बच्चा, एकदम सेम फिगर हम बना रहे हैं, ध्यान से सुनना। और ये तो जेईई एडवांस से पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेईई में आ सकता है। ये जेईई, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जेईई में आने वाला, मतलब जेईई में आ सकता है ये क्वेश्चन, कि वही मैग्नेटिक फील्ड में दे रहा हूं बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन इसी लूप को जो आप बनाए हैं, ये लूप, उसका रेडियस है r, सब चीज डाटा एकदम सेम है, रेडियस r है, रेजिस्टेंस जो है वो स्मॉल r है, और इसको यहां से घुमाया जा रहा है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से नहीं, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से। यहां अल्फा जो है कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से घुमा रहा है। तो हर बार इसका ओमेगा चेंज हो रहा होगा, ओमेगा बढ़ते रहेगा, पहले धीरे धीरे ये ऐसे ऐसे चलेगा, फिर ये ऐसे, फिर बहुत तेजी से घूमने लगेगा, बात समझ रहे हो ना। तो आपका ये जो टाइम है ना ये घटने लगेगा, अभी ई इंड्यूस्ड जितना है फिर ई इंड्यूस्ड और कम हो जाएगा, फिर ये और कम हो जाएगा, और ये हो सकता है ग्राफ ऐसे बने भी ना, क्योंकि टाइम पे डिपेंड कर जाएगा, क्योंकि इस बार ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, ओमेगा कांस्टेंट था तब फ्लक्स डिपेंड कर गया था टाइम पर, और जब ओमेगा इस बार वेरी कर रहा होगा, ओमेगा खुद टाइम पे डिपेंड कर रहा होगा, तो इस बार हो सकता है फ्लक्स टाइम पे दूसरे तरीके से डिपेंड करे, हो सकता है टी स्क्वायर पे डिपेंड करे। तो उस हिसाब से आप फिर से ग्राफ ड्रा करिएगा, फिर से सेम क्वेश्चन करिएगा और बताइएगा कि क्या हो सकता है, ठीक है। ड्रा द ग्राफ, डाटा सेम है और क्वेश्चन है ड्रा द ग्राफ फॉर क्या, पहला ओमेगा सॉरी फ्लक्स वर्सेस टाइम का, और दूसरा, और ये टाइम पता भी करिएगा, ये टाइम ऐसे ही होगा, मतलब ये नहीं कुछ भी मत लिख दीजिएगा,
पाई बाई ओमेगा तक है 2 पाई, तो अगली बार ये टाइम कब तक ऐसा होगा, फिर अगली बार निगेटिव इंड्यूस्ड ईएमएफ कब तक होगा, टाइम का एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट हमको चाहिए, ये नहीं कि बस t/2 t/4 ऐसे नहीं। और ये 5 वर्सेस टाइम का ग्राफ हो गया, ई इंड्यूस्ड वर्सेस टाइम का ग्राफ हो गया। बस ये आप 2 ठो ड्रा करिएगा और सो बताइएगा, नहीं आएगा तो हम जरूर करेंगे क्वेश्चन सॉल्व, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अल्फा से आप अल्फा यहाँ पर कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन है, ठीक है। ओके, तो आज का क्लास हम रुकते हैं और फिर नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 5 में जब हम आएंगे तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, आप सोचिएगा, ठीक ना।